अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद आसिम सईद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद मेरा एक टारगेट था कि मैं अपने स्टूडेंट को स्टडी के हवाले से एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकूं, जिसमें मैंने एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स के हवाले से लेक्चर का सोचा कि अपने स्टूडेंट को ईद के फौरी बाद एफएससी पार्ट 2 मैथ के हवाले से लेक्चर प्रोवाइड करूं। तो स्टूडेंट, आज मेरा एफएससी पार्ट 2 फर्स्ट लेक्चर है। वैसे स्टूडेंट, अगर हम देखें कि हमारे इस एफएससी पार्ट 2 में मैथ के जो टोटल चैप्टर हैं वो 7 है। तो हम बेसिक यानी कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो फंक्शन एंड लिमिट से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है। फंक्शन की हमारे पास डोमेन क्या होगी, फंक्शन की हमारे पास रेंज क्या होगी, फंक्शन के लिए कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। तो इसी तरह स्टूडेंट, हम फंक्शन को रोजमर्रा लाइफ के अंदर जो एग्जाम्पल है उससे भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। तो स्टूडेंट, हमारे पास एक मैथमेटिशियन था जिसको बोलते हैं गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज। गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज 1646 से लेकर 1716 तक। स्टूडेंट, ये हमारे पास जो लेबनिज था, इसने फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया, फंक्शन के बारे में बताया। तो सेकंड एक सेंटेंस था हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आइलर। मैथमेटिशियन था 1707 से लेकर 1783 तक। तो स्टूडेंट, इस एलर मैथमेटिशियन ने हमें बताया कि हमने फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है। इसने फंक्शन की हमें मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में बताया कि हम फंक्शन को किस तरह लिख सकते हैं। विलियम लेबनिज ने हमें बताया कि फंक्शन है क्या, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। तो आइलर ने हमें बताया कि हमारे पास फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब कि हमारे पास फंक्शन क्या होगा। फंक्शन, तो स्टूडेंट, इसकी लोअर क्लास में भी आपने डेफिनेशन सुनी होगी कि लोअर क्लास में अगर हम बात करें फंक्शन की डेफिनेशन को, तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते थे, अ फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम अ सेट ए टू बी। उसके बाद हम 3 कंडीशन लगा देते थे कि फर्स्ट जो कंडीशन होती थी हमारे पास, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ बी एंड देयर इज नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक डिफरेंट डेफिनेशन को यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन हमारे पास एक ऐसा रूल है, अ फंक्शन इज अ रूल दैट assign, a function is a rule that assign each element in each element x in x and element, या आप कह सकते हैं यूनिक एलिमेंट y in y। तो अगर हम देखें इसकी एग्जांपल को, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
स्टूडेंट बड़ी सिंपली डेफिनेशन है, अ फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट x इन x एंड एलिमेंट y इन y। स्टूडेंट साथ साथ इसको भी समझेंगे कि हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, और हम ये भी देखेंगे कि फंक्शन को हमने अगर y f(x) लिखा या a (x)k लिखा तो इसका मकसद क्या होता है, इसको हम किस तरह इसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे जिससे आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा फंक्शन का। तो हम स्टूडेंट लिख सकते हैं फंक्शन इज अ मैपिंग, अ फंक्शन is a mapping or rule, or function is a mapping or rule from which can be defined. A function is a mapping or rule which can be defined from set A to set B such that each and every element of set A has unique image in set B। स्टूडेंट ये हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, फंक्शन इज अ मैपिंग अ रूल which can be defined from a set A to set B such that each and every element of set A has unique image in set B। तो स्टूडेंट इसको हम एक एग्जांपल से डिफाइन करेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है A to B, सेट A एंड सेट B। हमारे पास फंक्शन है A to B 1 2 3, इसी तरह 4 5 6। अगर मैं 1 को 4 से मिलाऊं और 2 को 5 के साथ, क्या स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं कि क्या ये हमारे पास फंक्शन है? डेफिनेशन की जानिब अगर जाएं तो फ्रॉम सेट A टू B, हमने सेट A टू B तो डिनोट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आके दो बातें होती है स्टूडेंट, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A। सेट A का ईच और एवरी एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए, इसमें से कोई एलिमेंट स्किप नहीं होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन, इसकी पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A। अगर देखें तो इसके अंदर जो थर्ड एलिमेंट है वो हमने यूज ही नहीं किया, तो हमारे पास ये फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं 3 को 6 के साथ भी मिला देता हूं, क्या ये हमारे पास फंक्शन होगा? यस, क्योंकि इसकी जो सेट B सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज इन सेट B। A का हर एलिमेंट का इमेज B में होना चाहिए। तो इसी तरह स्टूडेंट अगर हम देखें इसकी दूसरी एग्जांपल को, अगर मैं बात करूं, ये देखिए स्टूडेंट, मेरे पास एक मैपिंग ग्राफ है, एक मैपिंग फंक्शन है A, इसको मैं कहता हूं B 1 2 3 4 5 6। 1 को मैं मिलाऊंगा 4 के साथ, इसी तरह 2 को मिलाऊंगा 4 के साथ और 3 को मिलाऊंगा 6 के साथ। तो स्टूडेंट क्या ये हमारे पास फंक्शन है? हम कहेंगे यस, ये हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम A टू F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, क्योंकि फर्स्ट सेट से हमारे पास 1 4 के साथ, 2 भी 4 के साथ, इसी तरह 3 6 के साथ
हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो स्किप हो। अब इसके अंदर स्टूडेंट देखें कि हमने 1 को 4 के साथ मिलाया तो ये तो कंडीशन पूरी होगी। अब हम ये कहें कि 2 को हमने 4 के साथ भी मिला दिया। हमने ये कहा था कि हमारे पास ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसकी रियल लाइफ में अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है। और इस तरह अगर हम बात करें कि एक मैं और एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे ये मेरे पास फंक्शन ए है, ये मेरे पास बी, और मैं कहता हूं f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। इसके अंदर मैं एलिमेंट लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। 1 को मैं 4 से मिला रहा हूं, इसी तरह 1 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, 3 को 5 के साथ। स्टूडेंट क्या ये हमारे पास फंक्शन है? आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सेट ए का एलिमेंट्स है 1 उसका इमेज 4 के साथ भी है, इस तरह 1 का इमेज 5 के साथ भी है। तो हमारे पास ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सेट का जो इमेज है वो सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 1 4 के साथ भी इमेज बना रहा है, इस तरह 1 5 के साथ भी इमेज बना रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम रियल लाइफ में देखें कि हमारे पास, अगर मैं बात करूं एक वसी नेटवर्क गूगल की, तो स्टूडेंट फंक्शन के लिए नेसेसरी है कि हमें फंक्शन की इनपुट का और फंक्शन की आउटपुट का पता होना चाहिए कि हम फंक्शन को इनपुट क्या दे रहे हैं और फंक्शन से आउटपुट क्या ले रहे हैं। जिस तरह स्टूडेंट गूगल की एग्जांपल है मेरे पास, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप ऐसा कह लें कि मैं गूगल पे कुछ रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि गूगल मेरे पास एक फंक्शन है। तो अगर मैं गूगल पे मैथ से रिलेटेड कुछ ढूंढना चाह रहा हूँ, मैथ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ढूंढना चाह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा ये मेरे पास इनपुट। तो मैं वहां पे इनपुट क्या दूंगा, गूगल में क्या लिखूंगा, मैथ के। अगर आप नोट्स ढूंढना चाह रहे हैं 9th क्लास के या FSC के, आप कह लें किसी भी क्लास के, अगर आप नोट्स ढूंढना चाह रहे हैं तो आप सर्चिंग में लिखेंगे मैथ नोट्स ऑफ FSC। तो उसके बदले में हमें वो रिसर्च में आउटपुट में क्या देगा, आउटपुट हमें वो मैथ के नोट्स प्रोवाइड करेगा, मैथ नोट्स। तो स्टूडेंट इसकी ये एग्जांपल है कि हमारे पास अगर हम गूगल में मैथ नोट्स रिसर्च करना चाह रहे हैं, हम इनपुट मैथ नोट्स की देंगे, उसके बदले में वो आउटपुट भी हमें मैथ नोट्स की देगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट अगर आप एग्जांपल ले लें जूसर मशीन की, कि अगर हम जूसर मशीन में इनपुट मैंगो डाल रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट में मैंगो जूस ही मिलेगा। तो इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं इस बोर्ड मार्कर की बात करूं एज अ फंक्शन, कि अगर मैं इस बोर्ड मार्कर में रेड कलर की इंक डालूंगा एज अ इनपुट, तो आउटपुट में ये मुझे रेड कलर का ही यानी कि लिखाई देगा। यानी कि अगर मैं इस बोर्ड मार्कर में इनपुट रेड कलर की डाल रहा हूं तो आउटपुट भी मुझे रेड कलर में मिलेगा। तो इस तरह स्टूडेंट इसकी रियल लाइफ में काफी एग्जांपल हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि फंक्शन की हमारे पास डोमेन, रेंज और को डोमेन क्या होगी। तो स्टूडेंट अगर हम देखें कि हम फंक्शन को जो इनपुट दे रहे हैं, हम फंक्शन को जो भी इनपुट दे रहे हैं वो हमारे पास उसकी डोमेन होगी, और हम फंक्शन से जो हासिल कर रहे हैं वो हमारे पास उसकी रेंज होगी। मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल से। देखिए स्टूडेंट ये मेरे पास एग्जांपल
फंक्शन से रिलेटेड है कि उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। फंक्शन ए है, फंक्शन बी -1 -2 0 1 2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 एंड 4। ये मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है मैं यूज कर रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो हमने फंक्शन यूज किया है वो स्क्वायर में है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप देखें कि अगर मैं -1 को इसमें पुट करूंगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं -2 को पुट करूंगा मेरे पास आंसर 4 के इक्वल आएगा, क्योंकि -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं 0 को पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह 1 को पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास 1 आएगा। इसी तरह 2 को पुट करूं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 के इक्वल आएगा। स्टूडेंट अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास 2 एंड जो 3 है टर्म्स हमारे पास 2 और 3 इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डोमेन होगी जो सेट ए है, हमारे पास सेट ए, ये मेरे पास सेट बी है। इसी तरह जो हमारे पास सेट ए है, सेट ए को हम कहते हैं इनपुट और सेट बी को मैं कहूंगा आउटपुट। तो स्टूडेंट जो सेट ए की हमारे पास इनपुट की बात करें -1 -2 0 1 2, जो हम इनपुट यहां से ले रहे हैं वो हमारे पास इसकी डोमेन कहलाती है। और इसी तरह स्टूडेंट इनपुट देने से जो हमें रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है वो हमारे पास इसकी रेंज होगी। इस तरह हमारे पास 0 1 एंड 4 हमारे पास इसकी रेंज है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास बात आती है कोडोमेन की कि हमारे पास कोडोमेन क्या होगा। तो स्टूडेंट कोडोमेन हमारे पास सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को हम उसकी कोडोमेन कहते हैं कि हमारे पास सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कोडोमेन में आएंगे। इसी तरह स्टूडेंट हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होगी। उसके बाद स्टूडेंट फंक्शन की बात आती है कि फंक्शन के अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट मैं एग्जांपल लेता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं यहाँ पे x वेरिएबल की बात करूंगा, x तो हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा, x वेरिएबल इंडिपेंडेंट। अगर मैं y वेरिएबल की बात करूं तो मेरे पास होगा डिपेंडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे x वेरिएबल इंडिपेंडेंट और y वेरिएबल मेरे पास डिपेंडेंट होगा। तो इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो इनपुट होती है उससे हम आउटपुट हासिल करते हैं, लेकिन आपने ये भी माइंड में रखना है कि जब भी हम किसी फंक्शन की इनपुट को यूज करते हैं वो स्पेसिफिक होती है, वो मखसूस होती है। ये नहीं है कि हम इनपुट कोई भी पुट कर लें। जिस तरह स्टूडेंट रोजमर्रा लाइफ में अगर हम जूसर मशीन से अगर बात करें जूसर मशीन की, उसके अंदर अगर हम मैंगो डाल रहे हैं तो हमें जूस भी मैंगो का मिलेगा। इससे नेक्स्ट अगर हम जूसर मशीन के अंदर अगर हम हो सकता है कि स्पून डाल दें, बॉल्स डाल दें, तो ऐसा क्या होगा कि हमारे उसकी आउटपुट हमें मिलेगी? बिल्कुल भी आउटपुट नहीं मिलेगी। उसका नुकसान ये होगा कि हमारी जो मशीन है वो टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो स्टूडेंट इसके अंदर देखें कि हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन इसके अंदर देखें कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में
जीरो नहीं आना चाहिए। जब हम 2 और -2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो आंसर है 1/0, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर आंसर 0 आ गया तो वो उस फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाता। तो इस पे डोमेन इसकी क्या होगी कि जब हम 2 और -2 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी डोमेन 2 और -2 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, हमारे पास फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। और इसी तरह इसकी रेंज क्या होगी, -2 और 2 को पुट करने के अलावा जितने भी हमारे पास इनपुट में हम इसको वैल्यू देंगे, उससे जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हमारे पास उसकी आउटपुट होगी। तो स्टूडेंट फिर से देखते हैं कि हमने सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन में हमने देखा कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था लेबनिज 1646 टू 16 तक, उसने फंक्शन का कंसेप्ट दिया था हमें। इसी तरह एक नेक्स्ट मैथमेटिशियन था आयलर 1783, जिसने हमें बताया कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन। अ फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट x in x एंड एलिमेंट y in y। एग्जांपल है y इज इक्वल टू f of x, a इज इक्वल टू x स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें x स्क्वायर की स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट अगर मैं 6 पुट करना चाह रहा हूँ इसके स्क्वायर में, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 36। तो जो हमारे पास 6 होगा इसकी डोमेन कहलाएगी। इसी तरह जो 36 हमारे पास इनपुट हासिल करने के बाद जो आंसर आया उसका आउटपुट कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं a इज अ फंक्शन ऑफ x। तो स्टूडेंट इसको हमने नेक्स्ट एग्जांपल से देखा एक फंक्शन को। अ फंक्शन इज अ मैपिंग अ रूल व्हिच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट a टू सेट b such that each and every element of set A has a unique image in set B। हमने मैपिंग डायग्राम से देखा कि हमारे पास वो फंक्शन तभी कहलाएगा जब हमारे पास सेट A का हर एलिमेंट्स यूज होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए, और वो B में अपना एक इमेज बनाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। इसी तरह फंक्शन की हमने कुछ एग्जांपल दी कि हमारे पास फंक्शन कब होगा और फंक्शन कब नहीं होगा। इसी तरह स्टूडेंट मैंने एक एग्जांपल दी थी गूगल की। अगर हम गूगल को इनपुट देंगे मैथ नोट्स की, आप किसी भी क्लास के मैथ के नोट्स को फाइंड करना चाह रहे हैं, इनपुट आप मैथ नोट्स देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट मिलेगी वो भी मैथ नोट्स की मिलेगी। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि हम इनपुट में कैद आज़म की पोएट्री ढूंढ रहे हों और हमारे पास आउटपुट में अल्लामा इकबाल की पोएट्री मिले। इसी तरह स्टूडेंट ऐसा कभी नहीं है कि हम बोर्ड मार्कर में रेड इंक को यूज करें और हमें आउटपुट में ब्लैक इंक मिले। तो इसी तरह स्टूडेंट इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन को देखा। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो हम फर्स्ट सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स को यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास इनपुट जो होती है वैल्यू, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डोमेन। इसी तरह अगर मैं रेंज की बात करूं, सेट बी के आउटपुट, सेट बी के अंदर जो मैंने आउटपुट हासिल किए हैं, तो सेट बी के आउटपुट यानी कि रेंज से क्या मुराद है कि जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आएंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है मुतनाजरा, जो कि हमारे पास सेट ए से मुतनाजरा कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएंगी सेट बी के लिए, वो हमारे पास उसकी आउटपुट कहलाएगी। इसी तरह स्टूडेंट फिर हमने देखा कि हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें जो हमने x वेरिएबल यूज किया इंडिपेंडेंट, और इस तरह जो y वेरिएबल यूज किया वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल।